नमस्कार दोस्तों, आज हमारी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू की सेकंड वीडियो है। जो हमने फर्स्ट वीडियो डाली है उसके हाफ के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो उसके एमसीक्यू भी हम लास्ट में डिस्कस करवा देंगे फिर से। तो आज हम देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एडमिनिस्ट्रेशन द ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे राष्ट्रपति हैं इंडिया के, उसकी ओथ कौन करवाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। मतलब कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है इंडिया का, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये कौन है? हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन बी। अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? वो वुमेन है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए इंडिया पार्लियामेंट। ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन आता है, ठीक है, उसमें कौन कौन आता है, क्या क्या कंसिस्ट है? प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट भी है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट का दूसरा नाम है राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल का दूसरा नाम है लोकसभा, ठीक है। जो हमारा पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 79 में आता है, और जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में आता है, और जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 में आता है। इसमें तीनों पार्ट आते हैं। हमारा राष्ट्रपति भी आता है पार्लियामेंट में, और लोकसभा भी आती है, और राज्यसभा भी आती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा है? डी करेक्ट है। तो हमारा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट हम किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। और हाउस ऑफ द पीपल किसको बोलते हैं? लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को। लोकसभा का जो टेन्योर है हमारा वो 5 साल का होता है, और राज्यसभा का 6 साल का होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, 2-2 साल के बाद 1/3, ठीक है, 1/3 बंदे जो होते हैं वो आगे शिफ्ट, जैसे इसके 1/3 मेंबर इधर चले गए, इसके 1/3 इधर, ऐसे क्या होता है, ये कभी कैंसिल नहीं होता है, मतलब कभी एबॉलिश नहीं होता। ये परमानेंट सभा होती है ये, ठीक, परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, ठीक। और उसके बाद जो लोकसभा है और जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो कितनी हैं? 250, ठीक है। कितनी सीट्स हैं? 250। टोटल सीट तो 250 है, लेकिन अभी कितनी फिल की हुई हैं? अभी हैं 245, और 12 जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं कौन? हमारे राष्ट्रपति। जो लोकसभा है वो 5 साल का टेन्योर होता है इसमें, ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है इसमें। और इसमें कितनी सीट है? 550, लेकिन अभी कितनी है? 545, ठीक है। लोकसभा की कितनी? लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता? 81 आर्टिकल में आता है। इसका टेन्योर कितना है? 5 साल का टेन्योर है, और इसकी टोटल सीट कितनी है? 542, ठीक है। और अभी कितनी फिल है? 545। पहले क्या होता था, 2 एंग्लो इंडिया को हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट करते थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, 104 अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। ये रिसेंट न्यूज़ का क्वेश्चन भी है। 104 अमेंडमेंट से इसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। अब जो सीट होंगी 104 अमेंडमेंट से ये कैंसिल कर दिया, अब जो सीट होंगी वो SC ST की बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कमांड ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्स। ठीक है, इंडिया डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांड कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चाहे तीनों फोर्स, जैसे नेवी हो, एयरफोर्स हो, या फिर आर्मी हो, इनको कौन कमांड करता है? हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है उसको कितने बार, एक बंदे को कितनी बार चुना जा सकता है। तो हमारे इंडिया में जितनी बार मर्जी, ठीक है, 9 बार, इसका कोई वो नहीं है, जितनी बार मर्जी। लेकिन USA के राष्ट्रपति को 2 बार ही, ठीक है, 2 बार ही इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट्स इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड एबॉलिशन ऑफ ए अनटचेबिलिटी। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ ए
अनटचेबिलिटी ये पूछा हुआ है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो हाँ, फंडामेंटल राइट जो हैं वो पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है, पार्ट 3 में आते हैं वो। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? 12 से लेके 35 तक, ठीक। और अब कितने हैं? 6 राइट है हमारे, पहले 7 थे, ठीक है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था और अब कितने हैं? अब राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया है अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट से हमने इसको हटा के लीगल राइट बना दिया है, ठीक है, लीगल राइट बना दिया। पहले वो 31 आर्टिकल में आता था, अब उसको हमने 300A, ठीक है, अब किस में आता है? 300A में, अब वो लीगल राइट बन गया है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो अनटचेबिलिटी है वो कौन से आर्टिकल में आती है? राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम में आती है, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर राइट टू इक्वालिटी, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। तो ये किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमारे 5 आर्टिकल आते हैं, ठीक है, 5 राइट्स आते हैं। एक तो हो गया हमारा 14 इक्वालिटी वाला, 15 प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन करना, 16 अपॉर्चुनिटी, और 17 आ गया अनटचेबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी, ये एसएससी एग्ज़ाम हो या जेकेएसएस भी हो, ये बहुत बार पूछते हैं। और जो हमारा 17 अनटचेबिलिटी और जो 18 है वो टाइटल वाला आता है, ठीक है। इसकी हमने ट्रिक वाली वीडियो भी डाली है फंडामेंटल राइट्स की, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो फॉरेन का जुरिडिक्शन है, ठीक है, फॉरेन का जुरिडिक्शन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कितने शेड्यूल हैं टोटल? 12 शेड्यूल है, ठीक है। हमारे कितने शेड्यूल हैं टोटल? 12 शेड्यूल हैं। और जो 7वां शेड्यूल है उसमें क्या आता है? 12 शेड्यूल टोटल हैं, 7वें शेड्यूल में ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और फॉरेन जुरिडिक्शन किस में आएगा? यूनियन में आएगा, सेंटर में आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें पूछा हुआ है कि देयर आर द टोटल पार्लियामेंट सीट, ठीक है, मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की वेस्ट बंगाल की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। किसकी पूछी है? वेस्ट बंगाल की पूछी है। कितनी है? 42, ठीक है। ऐसे हमारी पूछे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 5 हैं, और अगर एक किसकी? लद्दाख की है, ठीक है, 6। जो गैम्बलिंग वगैरह होती है, ठीक है, बीटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है, वो कौन से 7वें शेड्यूल में कौन सी लिस्ट में आती है वो, ठीक है, ये आती है हमारी स्टेट लिस्ट में, ठीक है। स्टेट लिस्ट में स्टेट ही इसके ऊपर रूल्स वगैरह बनाएंगे, जुआ खेलना या नहीं खेलना है, ठीक है। ऑप्शन बी, देयर आर द टोटल सीट दैट पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा इन सिक्किम की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 1, ठीक है। सिक्किम की कितनी सीट है? 1, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है, सिक्किम जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है। इसने अब लद्दाख के साथ ट्रीटी साइन की है कि अब लद्दाख को भी क्या बनाना है? ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। ट्रेड यूनियन, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन होता है वो 7th शेड्यूल में कौन सी लिस्ट में आता है, ठीक है। 7th शेड्यूल के कौन सी लिस्ट में आता है? ये आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब होता है इसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलके लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि डैश रिट इज इशू बाय अ हायर कोर्ट, ठीक है। डैश रिट इज इशू बाय अ हायर कोर्ट, हायर जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं, हाई कोर्ट हो गया, व्हेन लोअर कोर्ट हैज़ बी कंसीडर अ केस गोइंग बियॉन्ड इन जुडिक्शन। जैसे कि लोअर कोर्ट के पास जितनी पावर होगी उसकी पावर के बाहर वो कोई डिसीजन ले लेगा, ठीक है। फिर हायर कोर्ट कौन सी रिट इशू करता है, मतलब उसको रोक लगाने के लिए इशू करेगा, तो कौन सी करेगा? प्रोहिबिशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये आर्टिकल 32 में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है, रिट। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं, और इसको भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला हुआ है, ठीक है। विच फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस शॉप, ठीक है, इक्वल एक्सेस शॉप, बाथिंग, गार्ड, होटल्स, ठीक है। जैसे हम SC के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो नहीं होना चाहिए, सभी के लिए बराबर है। बाथिंग गार्ड हो, होटल्स हो, शॉप हो, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो प्रोहिबिशन है आर्टिकल
16 उसमें आता है, ठीक है। तो कौन सा है इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश मीन दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज, ठीक है, कैन रेफर एनी मैटर दैट इज मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस या सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करता है हमारे राष्ट्रपति। कौन सा पावर है ये? एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है 124, ठीक है, 124। और जो हाई कोर्ट है वो कौन से में आता है? 214, ठीक है। और ये 6 साल और 65 ईयर तक टेन्योर होता है। और इसको रिमूव करने के लिए भी इम्पीचमेंट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी पावर हैं सुप्रीम कोर्ट की, जैसे ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जो हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 32, अपील, ठीक। फॉर जो जंगल होते हैं वो कौन से 7 शेड्यूल में कौन सी लिस्ट में आते हैं, ठीक है, कौन सी लिस्ट में आते हैं? ये कॉन्करेंट। इस पे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी, कॉन्करेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट किस में आते हैं? फॉरेस्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर, ठीक है, टू मेक लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है? राज्यसभा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डैश अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की किसके पास पावर होती है? ये होती है हमारे पार्लियामेंट के पास, ठीक है। आप जो बिल जाता है लोकसभा में, बड़ी हाउस में, छोटे हाउस में, ठीक है, तो वो हाउस किसके हैं? पार्लियामेंट के। तो किसके पास पावर आ गई? पार्लियामेंट के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा हुआ है कि ये कौन है, ठीक है, कौन है जो हमारे राष्ट्रपति को और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है और रिमूव करता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। ये कौन है? हमारी लोकसभा, ठीक है। आपको पता ही है कि राष्ट्रपति का और वाइस प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज, और जो इनकी इम्पीचमेंट होती है, रिमूवल होता है, ये भी बिल पास होते हैं उसके बाद ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कांट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब नेशनल एमरजेंसी लगती है, इनमें से कौन से आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होते, ठीक है, सस्पेंड? तो ये आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, 20 और 21। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट को मेंशन किया हुआ है? तो ये 6, पहले कितने थे? 7, लेकिन एक कहाँ चला गया? एक लीगल राइट बन गया। तो अब कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है हमारे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो हमारे पार्लियामेंट कमेटी है इंडिया की, जो ओपोजिशन मेंबर चेयर, वो कौन सी पार्टी है जिसको ओपोजिशन के मेंबर चेयर करते हैं, ठीक है। एक है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, एक है एस्टीमेट कमेटी, एक है प्रिविलेज और एक है पब्लिक अकाउंट। सबसे बड़ी होती है एस्टीमेट कमेटी। और जो ओपोजिशन के मेंबर चेयर करते हैं, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ए ओपोजिशन, तो वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे राष्ट्रपति के पास पावर होती है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करने की, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन से? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं उन सभी को हमारे राष्ट्रपति ही चुनते हैं। जैसे यूपीएससी के मेंबर हो गए, कंट्रोलर एडिटर जनरल हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हमारे, ठीक है। और जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन सभी को कौन इलेक्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है? हमारे राष्ट्रपति। शारदा एक्ट ये किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शारदा एक्ट ये चाइल्ड मैरिज से किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चाइल्ड मैरिज से। अब क्वेश्चन है कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है वो कौन से राइट हैं, ठीक है, कौन से राइट हैं? वो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 32 में। कितनी रिट हैं इसमें? 5। हैबस कार्पस, प्रोहिबिशन, सिरसोरी, क्यू वारंटो, ठीक है, हैबस कार्पस, सिरसोरी और आता है मैंडमस, ठीक है। 5 रिट हैं इसमें। और ये हमारे फंडामेंटल। जो रेसिड्यूअल पावर होती है लेजिस्लेचर की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास होती हैं?
ठीक है, राष्ट्रपति के पास, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट, ये हमारे पार्लियामेंट के पास होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, जो रेजोल्यूटिव पावर होती है वो 3 लिस्ट में से किसी में भी नहीं आती, जो बची होती है, जो आउटसाइडेड होती हैं, वो पावर होती है रेजोल्यूटिव पावर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अपॉइंटेड फॉर ऑल इंडिया सर्विस आर मेड बाय। ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विस जैसे यूपीएससी वगैरह है उसको कौन अपॉइंटेड करता है, उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, हमने पहले बताया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसके सभी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रीअसेंबल ऑन द अक्टूबर 1947 रिड्यूस मेंबरशिप। ये आपने एसआई के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखा होगा। तो मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनी थी, है ना। तो जब हमारा देश आज़ाद होता है तो कुछ मेंबर पाकिस्तान में भी चले गए थे, तो उस टाइम हमारे कितने मेंबर थे, कितने रिड्यूस हो गए थे, 299। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 299। पहले कितने थे जब 1946 में असेंबली बनी थी हमारी, 389। इससे रिड्यूस हो गए 299, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो वो थे B.N. राव। और आइडिया किसने दिया था, M.N. राव ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो भीमराव अंबेडकर थे वो फादर थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट बाय। ठीक है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किसके प्लान के बाद, ये कैबिनेट मिशन। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन आया था ना 1946 में, उसके प्लान के बाद बना था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें 3 मेंबर थे, स्टैफर्ड, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। ठीक है, इसका हेड कौन कर रहा था इसको, लॉरेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बना हुआ है, तो वो कौन से प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चेयरमैन ऑफ ए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ ए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, कौन चेयरमैन थे, जो इसके फादर थे, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये कुछ मीटिंग्स हैं, कमेटी हैं और उसके मेंबर हैं। ठीक है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कहाँ आ रहा है ये, 4th। ठीक है, 4th में आ रहा है। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट के कौन मेंबर थे, इस कमेटी के कौन चेयर कर रहा था इसको, ये थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू, स्पेशली जो यूनियन वाली होगी उसमें नेहरू जी आते हैं। वर्किंग कमेटी ये हैं कन्हैयालाल मुंशी जी। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस की थी, ये 909, जिसमें कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था उसी में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये इंडिया एक्ट 1935, और इंडिया एक्ट 1935 को बोलते हैं कि हाफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी एक्ट से लिया हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही हमने फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उससे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले किसने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने रूल्स भी बताए कि ऐसे ऐसे पार्ट रखो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रीएम्बल क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, इसको देख के हमें पता चल जाता है कि इस बुक में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्या करेक्ट है, ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन यूके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, कम्प्लीटली नहीं है। इट मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नहीं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये मिक्सचर है सभी का, थोड़ा थोड़ा हमने सभी से लिया हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो हम पढ़ते रहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने चेयर किया था। अब हम पढ़ना है कि जो चेयरमैन ऑफ ए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे, ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर। फर्स्ट टाइम किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टाइम किसने आइडिया दिया था, M.N. रॉय। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, M.N. रॉय। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, वो कैसे इलेक्ट करते थे, वो इलेक्ट
वाई प्रोविजन असेंबली, जो प्रोविजन की असेंबली थी उनसे इलेक्ट होके आते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो इंडिया के राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो ये हमने कहाँ से इंस्पायर हुए हैं इसके लिए, कहाँ से लिया ये हमने? ब्रिटेन से लिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, किसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है? सेकुलर मतलब कि यहाँ पे हर एक धर्म के लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। तो ये हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग है। फेडरेशन हमने कहाँ से लिया है? पार्लियामेंट्री, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स। जो हमने फेडरेशन है वो कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से, ठीक है। फेडरेशन कहाँ से लिया हमने? फेडरेशन होता है यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके रूल बनाते हैं। तो फेडरेशन हमने कहाँ से? कनाडा से, ठीक, कनाडा से। और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहाँ से? आयरलैंड। और आयरलैंड में से कहाँ से ली है? स्पेनिश से, ठीक है। और उसके बाद फंडामेंटल राइट यूएसए से, ठीक है। जो प्रीएम्बल का आइडिया है वो कहाँ से बोरो किया है? ये किया हमने यूएसए, ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है और रिटन है। ब्रिटेन का, इंडिया का सबसे बड़ा है और मिक्स है, ठीक। और जो ब्रिटेन का है वो सबसे ओल्ड है, वो अनरिटन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल मतलब कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए हुए हैं? क्या? सोशल, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इनको हमने लाया हुआ है प्रीएम्बल में, ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट। नॉमेनक्लेचर क्या है प्रीएम्बल का? जो प्रीएम्बल है एक सेपरेट एंटिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, सेपरेट एक आइडेंटिफिकेशन इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो नॉमेनक्लेचर क्या है इसका करेक्ट में? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे, हमारी कंट्री सॉवरेन भी है, ठीक है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, ऐसे नॉमेनक्लेचर है इसका, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की? ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप वो हमने इंग्लैंड से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है हमारा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है वो कौन से आर्टिकल में आता है? ये सामने दिख रहा है आपको, आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? 29 एंड 30। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो किसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है? ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट। ऑप्शन सी। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी होती है वो किसके बेसिस पे, ठीक है, किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाती है? ये रिलीजियस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे नहीं, ठीक है, रिलीजियस के बेसिस पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। कौन से शेड्यूल में आता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसमें पूछा है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल और नहीं ज़्यादा, डिफाइन नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट, ठीक है, शेड्यूल एरिया। तो क्या आता है? ये आता है हमारा 5th में। और 6th में क्या आता है हमारा? 6th में आता है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ये कौन किस में आएगा हमारा? 5th। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल में किसे, कौन से आर्टिकल में आती है? ये आती है आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। 86 अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। 86 अमेंडमेंट की थी इसकी, ठीक है, 2002 में। फिर हमने राइट टू एजुकेशन इंक्लूड किया था। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है उसमें आता है, उसमें 21 आर्टिकल आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसमें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स अवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया का क्या नाम है, देश का क्या नाम है? तो इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया भी है और भारत भी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट हिंदी शैल बी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें हिंदी बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हमारे यूनियन ऑफ इंडिया की, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
डिटेल हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेट आर न्यूमिनेट, मतलब कि कौन से किस में बताया हुआ है कि हम सिटीजनशिप को एक्वायर भी कर सकते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन बी आता है हमारा, ऑप्शन बी, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आर्टिकल 20 से लेके 22 तक फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो किस पे लागू होता है, सिटीजनशिप पे या नॉन, ये दोनों पे होता है, ठीक है, सिटीजनशिप पे भी होता है और नॉन सिटीजनशिप पे भी होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होती है, द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड मोस्ट, ठीक है, जब हम इन्फोर्समेंट करते हैं डायरेक्टली प्रिंसिपल पे, वो किस पे डिपेंड होती है, ये होती है रिसोर्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ये किस पे होती है, रिसोर्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई नहीं माने तो हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो हम इन्फोर्स कर सकते हैं। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हैं हमारी 11, ठीक है, ओरिजिनली तो 10 थी, लेकिन 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ तो उससे 11वीं ऐड कर दी गई है हमने, ठीक है। और ये किस में आता है, पार्ट 4th ए में आता है, DPSP पार्ट 4th में आता है, ठीक है, पार्ट 4th। और उसके बाद ये आर्टिकल 51A में आता है, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन से, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कौन सा आर्टिकल आता है, 51A, ऑप्शन सी। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की, ये क्या है, ये किस में आता है, राइट में, ड्यूटी में, DPSP में। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें जो हमारे नेता नुता हैं, पॉलिटिकली लीडर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फ्लैग की, एंथम की, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी की, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है पॉजिटिव इंटरेक्शन करना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना स्टेट पॉलिसी को एट द ऑल लेवल, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसने बोला द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से बड़ा है, तो ये बोला था गोलकनाथ केस, ठीक है, गोलकनाथ केस, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो केशवानंद भारती केस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है कि हमें जो बेसिक राइट होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए या कोई और जो बेसिक राइट होते हैं उसको नहीं हमने अमेंड करना है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट को। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, ठीक है, किस में आता है ये आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो 4th शेड्यूल है उसमें क्या आता है, उसमें आती है राज्यसभा की सीट्स, ठीक है, उसमें क्या आती है, राज्यसभा की सीट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितने शेड्यूल हैं, 12। 12th शेड्यूल में क्या आता है, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटी आती है और 11th शेड्यूल में पंचायती। म्यूनसिपैलिटी 74 अमेंडमेंट एक्ट से आई थी 1992 में, और जो पंचायत है वो 73 अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, वो 11 में आती है, और जो म्यूनसिपैलिटी है वो 12 में आती है, 12वें शेड्यूल में आती है। जो 9th शेड्यूल है उसको हमने कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या था, ज़मींदारी को हमने अबॉलिशन ख़त्म कर दिया था, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति रिज़ाइन देना चाहता हो ऑफिस से तो वो किसको लेटर लिखेगा, तो वो लिखेगा ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, अपना रिटर्न किसको देगा, अपना लेटर किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट के और उसके पंचायती राज के MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।